That's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत आए, पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पहुंचकर किया स्वागत। राहुल गांधी बोले, आरएसएस बीजेपी कुछ बिजनेसमैन के हाथों बेचना चाह रही देश, कांग्रेस नहीं होने देगी ऐसा। और पुराने लोगों को रिटायर होना चाहिए, गडकरी ने कहा, नई पीढ़ी को सौंपनी चाहिए कमान। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष निमंत्रण पर संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान आज भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए। यह दौरा करीब 2 घंटे का रहा। पीएम मोदी ने दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर खुद उनका स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। राष्ट्रपति बनने के बाद शेख मोहम्मद का ये तीसरा भारत दौरा है। बीते वर्षों में भारत यूएई संबंध मजबूत रणनीतिक साझेदारी में बदले हैं। सीईपीए समझौते के बाद व्यापार में तेजी आई है, वहीं रक्षा, आतंकवाद विरोध और नई तकनीकों में सहयोग भी बढ़ा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर लोकतंत्र पर हमले का बड़ा आरोप लगाया है। केरल के कोच्चि में पार्टी की महापंचायत को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी चाहते हैं कि लोकतंत्र पर हो रहे हमलों पर देश की जनता चुप रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे देश को कुछ चुनिंदा बिजनेसमैन के हाथों बेच दिया गया है और भाजपा आरएसएस भारत के लोगों से आज्ञा पालन चाहते हैं। जनता की आवाज को साइलेंट करके ही ये ताकतें सफल हो सकती हैं, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी। कांग्रेस ही संविधान को बचा सकती है और पंचायतों, नगरपालिकाओं को मजबूत करना जरूरी है। राहुल ने याद दिलाया कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन कांग्रेस ने ही लागू किया था। उन्होंने बेरोजगारी को केरल की बड़ी समस्या बताया और भरोसा जताया कि कांग्रेस यूडीएफ सरकार इस पर काम करेगी। And you must remember that the idea of the 73rd and 74th constitutional amendment was that of the Congress party. The foundation of the constitution is one man, one vote. And the idea is that every single Indian citizen should have voice in the running of our country. Slightly deeply at the difference between the BJP, the RSS and us, the Congress party, you will see that they stand for centralization of power and we stand for decentralization of power. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पुरानी जनरेशन के लोगों को धीरे धीरे रिटायरमेंट लेकर नई पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए और उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। गडकरी नागपुर में एसोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कार्यक्रम के दौरान हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जब नए लोग ठीक से गाड़ी चलाने लगें तो सीनियर लोगों को पीछे हटकर दूसरा काम करना चाहिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 6 से 8 फरवरी तक होने वाले एडवांटेज विदर्भ खासदार औद्योगिक महोत्सव को लेकर हुई थी, जिसके आयोजक एसोसिएशन अध्यक्ष आशीष काले हैं। गडकरी ने बताया कि इस एक्सपो का मकसद विदर्भ को भारत के इंडस्ट्रियल मैप पर एक मजबूत और उभरते विकास केंद्र के रूप में स्थापित करना है। हमको धीरे धीरे अलग रिटायर करना चाहिए और नई नई जनरेशन को जिम्मेदारी देनी चाहिए, और जब गाड़ी ठीक से चलने लगती है तो हमने विड्रॉ होकर दूसरा काम करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरह से यंग एंटरप्रेन्योर नागपुर में है, उनको मैं विशेष रूप से अनुरोध करूंगा जो अलग अलग सेक्टर के हैं वो नेतृत्व करें। जो अगर कोई लॉजिस्टिक वाले तो लॉजिस्टिक का करें, कोई माइनिंग में काम करते तो माइनिंग का करें, हमें बताएं। कोई कोल में है तो कोल का करें, कोई टूरिज्म में है तो टूरिज्म का करें, कोई राइस मिल, दाल मिल, ये फूड प्रोसेसिंग में है तो उसका करें। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की दौड़ अब लगभग तय मानी जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके नामांकन में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रस्तावक बने। इस मौके पर जेपी नड्डा, हरदीप सिंह पुरी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई वरिष्ठ नेता और सांसद मौजूद रहे।
20 जनवरी को नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की औपचारिक घोषणा की जाएगी। नितिन नवीन को पहले ही कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर संकेत दे दिया गया था कि पार्टी की कमान अब उन्हीं को सौंपी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का उन्हें पूरा समर्थन प्राप्त है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि इससे पूरे देश के राजनीतिज्ञों और राजनीतिक दलों को संदेश गया है कि भाजपा ही एकमात्र पार्टी है जहां कार्यकर्ता फर्श से अर्श तक पहुंच सकता है। युवा अध्यक्ष बना है, ये पूरे देश के राजनीतिज्ञों को, राजनीतिक पार्टियों को एक संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी ही है जो फर्श से अर्श तक कार्य करता जाता है। और शायद कांग्रेस में तो संभव है ही नहीं, वहां तो वंशवाद का। इधर नितिन की पत्नी दीपमाला श्रीवास्तव ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व को पहचान है कि कौन व्यक्ति काम करने में सक्षम है। हीरे की परख जौहरी को ही होती है, पार्टी ने हीरा चुनकर निकाल लिया। बहुत ज्यादा लगती है, दिन रात का पता नहीं होता, दिनों का पता नहीं होता है कि आज संडे है या मंडे है, मौसम का पता नहीं होता है कि गर्मी की लू चल रही है, ठंड की शीतलहरी है या बारिश आ रही है। मौसम कुछ भी हो, दिन हो, रात हो, सुबह के 4 बजे हो, वो काम करना नहीं छोड़ते। तो हम लोग उनको इतने समर्पण के साथ काम करते हुए देख रहे थे, तो लगा कि कुछ ना कुछ ये अचीव भी करेंगे और जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है उनको भी पहचान है कि कौन सा व्यक्ति इतना काम करने में सक्षम है, या जो कहते हैं कि हीरे की परख जौहरी को ही होती है, तो उन लोगों ने मेरे ख्याल से वो हीरा चुन के निकाल लिया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के संगम स्नान से वंचित रहने का मामला गर्मा गया है। शंकराचार्य के मौन व्रत धारण करने की खबरें आ रही हैं। दावा किया जा रहा है कि रविवार की घटना के बाद से ही स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अन्न जल का त्याग कर दिया है। पुलिस प्रशासन द्वारा पालकी को रोकने की घटना के बाद से ही उनका गुस्सा भड़का हुआ है। मीडिया से बात करते हुए शंकराचार्य ने प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं कि शंकराचार्य जी को पालकी से नीचे उतरने का आदेश देने का अधिकार माघ मेला प्रशासन को किसने दिया है? क्या माघ मेला का प्रशासन, डीएम, एसएसपी, एसपी, मेला अधिकारी इतने अधिकारी हो गए कि वो शंकराचार्य को कहें कि पालकी से नीचे उतरो और उनके कहने से, उनके आदेश से शंकराचार्य उतर जाए? ये माघ मेला संतों का है, महंतों का है, सनातनियों का है कि पुलिस प्रशासन और राजनेता? सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि एसआईआर के तहत करीब 1.25 करोड़ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी नोटिस जारी किए गए हैं। ये नोटिस पिता पुत्र की उम्र में अंतर और नामों की स्पेलिंग, खासकर बंगाली नामों में गड़बड़ी के आधार पर भेजे गए हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि केवल उम्र और स्पेलिंग के आधार पर लोगों को नोटिस भेजना गलत है। उन्होंने लिस्ट सार्वजनिक करने और बीएलओज को सुधार प्रक्रिया में मदद के निर्देश देने की मांग की। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सिर्फ तर्क के आधार पर आम नागरिकों को परेशान नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने आदेश दिया कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी नोटिस पाने वालों की सूची पंचायत और ब्लॉक कार्यालयों में सार्वजनिक की जाए। शेयर बाजार में सोमवार को गिरावट का माहौल रहा। सेंसेक्स 324 अंक लुढ़क कर 83,246 पर बंद हुआ और निफ्टी 109 अंक गिरकर 25,586 पर आ गया, यानी दोनों में करीब 0.4% की कमी आई। रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, विप्रो और टाटा मोटर्स जैसे बड़े शेयरों में बिकवाली से बाजार दबाव में आया, जबकि रियल्टी, ऑयल एंड गैस और मीडिया सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। लेकिन एफएमसीजी शेयरों ने थोड़ा संभाला। वैश्विक स्तर पर ट्रंप की टैरिफ नीतियों की चिंता और मिश्रित कमाई रिपोर्ट्स ने मूड खराब किया। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में आईटी और बैंकिंग सेक्टर में रिकवरी की उम्मीद है। T20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 21 जनवरी तक अल्टीमेटम दे दिया है कि वो भारत में अपनी टीम भेजेंगे या नहीं, वरना उनकी जगह स्कॉटलैंड जैसी टीम को शामिल किया जा सकता है। वजह यह है कि बांग्लादेश ने सुरक्षा के कारणों से भारत में मैच खेलने से इनकार कर दिया, खासकर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर करने के बाद। बीसीबी चाहता है कि उनके ग्रुप मैच श्रीलंका में शिफ्ट हो जाएं, लेकिन आईसीसी ने साफ कह दिया कि मूल शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं होगा। बांग्लादेश ग्रुप सी में है, जहां कोलकाता और मुंबई में उनके मैच हैं। टूर्नामेंट 7 फरवरी से शुरू होगा। आईसीसी ने कहा कि भारत में बांग्लादेश टीम के लिए कोई खतरा नहीं है। अगर बीसीबी नहीं माना तो वो बाहर हो सकता है।
अमेरिका के थिंक टैंक सेंटर फॉर स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट की नई रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा है कि भारत में नफरती भाषणों में तेज उछाल आया है। 2025 में कुल 1318 ऐसे अप्रत्यक्ष घटनाएं दर्ज की गईं जो 2024 से 13% और 2023 से 97% ज्यादा हैं। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।